गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक संबंध एवं फलन लेके आए। देखिए, संबंध और फलन जानने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि क्रमिक युग्म क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ये इससे पहले क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है और क्रमिक युग्म क्या होता है। जैसे मान लिया एक सेट ए बराबर दिया जाए 1 2 3 और दूसरा सेट बी दिया जाए ए बी सी, या कुछ मान लें 4 5 6 मान लें। अगर हम ए क्रॉस बी निकालें इसका कार्तीय गुणनफल, तो कार्तीय गुणनफल होता है 1, की सबके साथ में लिखेंगे 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी प्रकार से 2, 4, 2, 5, 2, 6 और 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये तो होता है कार्तीय गुणनफल। और इस कार्तीय गुणनफल का प्रत्येक अवयव जो होता है वो कहलाता है क्रमिक युग्म। जैसे 1, 4 एक क्रमिक युग्म है, 1, 5 एक क्रमिक युग्म है। तो क्रमिक युग्म कैसे लिखा जाता है? क्रमिक युग्म ए क्रॉस बी का कोई एक अवयव होता है, ठीक, और वो ऐसे लिखा जाता है a, b तरीके से। ये कहलाता है क्रमिक युग्म। तो जिसमें पहला वाला जो एलिमेंट होता है, जैसे 1, 4 एक क्रमिक युग्म है, 1, 4 इसका क्रमिक युग्म है, तो पहला वाला जो अवयव है वो a में है, सेट a में, और दूसरा वाला अवयव सेट b में है। यहाँ पे देखिए 1 बिलोंग्स टू a है और 4 बिलोंग्स टू b है। तो इसी प्रकार से अगर कोई क्रमिक युग्म a, b हो, तो a, b का मतलब होता है कि a बिलोंग्स टू a, सेट a, और b बिलोंग्स टू सेट b। अगर a क्रॉस b का कोई क्रमिक युग्म a, b है, तो इसमें a बिलोंग्स टू a होगा और b बिलोंग्स टू b होगा। अब ये ध्यान रखिए, इसको क्रमिक युग्म क्यों कहा गया? क्रमिक युग्म इसलिए है कि इसके क्रम को हम बदल नहीं सकते, कि a, b को हम b, a नहीं ले सकते। a क्रॉस b में 1, 4 को इधर ले सकते हैं, 1, 5 को इधर ले सकते हैं, लेकिन 1, 4 को हम 4, 1 नहीं ले सकते। इसलिए a, b नॉट इक्वल टू b, a। a, b को b, a नहीं लिखा जा सकता। तो a क्रॉस b में जो भी अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव कहलाता है क्रमिक युग्म। और a क्रॉस b का जो भी मान है, जो भी a क्रॉस b सेट है, उसके जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी उप समुच्चय होंगे, वो सब कहलाते हैं संबंध। ये क्लास 11 में पढ़ा जा चुका है। देखिए, a क्रॉस b के जितने भी अवयव हैं, वो जितने भी उप समुच्चय होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब कहलाएंगे संबंध। तो इसमें देखिए, जैसे मान लिया कोई सेट A है, कोई सेट A बराबर 1 2 3 और हम A क्रॉस A निकालें, तो क्रमिक A का A से ही क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, तो A क्रॉस A बराबर क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3। इसी प्रकार से 2, 1, 2, 2, 2, 3। इसी प्रकार से 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये तो A क्रॉस A हुआ। और A क्रॉस A का प्रत्येक उप समुच्चय जो होगा वो संबंध कहलाता है। इसमें देखिए बहुत से संबंध ले सकते हैं। एक संबंध R1 ले सकते हो, R1 क्या हो जाएगा? 1, 1 और कुछ लिख दीजिए, 1, 3 लिख दीजिए। ये भी एक संबंध ही है, क्योंकि ये क्या है? ये इसका एक उप समुच्चय है, ठीक। तो R1 संबंध जो A क्रॉस A का, A क्रॉस A के जितने भी उप समुच्चय होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? संबंध। तो इसमें देखो एक तो संबंध R2 पूरा ये भी हो जाएगा A क्रॉस A। एक संबंध R2 क्या हो जाएगा? A क्रॉस A। ये भी तो देखिए, इसके जब हम उप समुच्चय लिखेंगे तो उप समुच्चय में ये पूरा सभी तो आता है। तो इसमें एक संबंध A क्रॉस A भी होगा, और इसके उप समुच्चय में एक समुच्चय ये भी आता है, उप समुच्चय। तो इसका एक संबंध ये भी होगा R3 5
ये भी एक संबंध होता है, फाई भी एक संबंध होता है, इसको कहा जाता है रिक्त संबंध। और ए क्रॉस ए भी एक संबंध ही होता है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सार्वत्रिक संबंध। इसको सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, और इसको बोलते हैं रिक्त संबंध, नल रिलेशन। तो ये रिक्त संबंध कहलाता है, ये सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, ये सबसे बड़ा संबंध होता है, ये सबसे छोटा संबंध होता है। और कभी कभी इनको तुच्छ संबंध भी कहते हैं, तुच्छ संबंध। इसको किसको R2 और R2 मतलब ए क्रॉस ए और फाई, इनको तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। और वैसे ए क्रॉस ए कहलाता है सार्वत्रिक संबंध और फाई कहलाता है रिक्त संबंध। अब पता करें कि इसमें संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अगर कोई सेट ए है तो ए के उप समुच्चय कितने होते हैं? ए के उप समुच्चय होते हैं 2n। किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2n होती है। ठीक, तो ए क्रॉस ए में उप समुच्चय कितने होंगे? ए क्रॉस ए में जितने उप समुच्चय होंगे उतनी ही संबंधों की संख्या होगी। तो ए क्रॉस ए में उप समुच्चय के लिए पहले हम ए क्रॉस ए में अवयव देखेंगे। इसमें अवयव 3 है, दूसरा ए अगर लिखेंगे तो उसमें भी अवयव 3 ही होंगे। तो ए क्रॉस ए में अवयव कितने हो जाएंगे? 3 × 3 9। अगर ए बराबर इतना है, बी हम लिखें ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर लिख लें 4 5। आप ए क्रॉस बी देखें तो ए क्रॉस बी आएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। अब देखिए ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? 6। इसमें 3 अवयव, इसमें 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो गए? 3 × 2। तो ए क्रॉस बी में जितने अवयव होंगे उसके उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर उतना। इसमें समुच्चय है, इसमें अवयव कितने हैं? 6। तो इसमें उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6। अर्थात इसमें जो संबंध होंगे वो 2 की पावर 6 संबंध। संबंधों की संख्या देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6। तो अब ये देखिए, अगर ए में उप समुच्चय है, ए में अवयव है m और बी में अवयव है n, तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो जाएंगे? mn। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए m हो और बी में एलिमेंट कितने हो? n हो, तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो जाएंगे? ए क्रॉस बी में अवयव हो जाएंगे m × n। कितने हो गए? तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हुए? तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 2 की पावर m × n। और जितने ए क्रॉस बी में उप समुच्चय होते हैं उतने ही संबंध होते हैं। तो संबंधों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर m। अगर कोई 2 सेट दिए जाए, एक सेट ए हो, दूसरा सेट बी हो, ए में अवयव m हो, बी में अवयव n हो, तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर m। क्योंकि ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो उसमें अवयव आ जाएंगे mn और ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m। तो 2 की पावर mn इतने संबंध होते हैं ए से बी में। लेकिन यहाँ पर हमको 3 संबंध पढ़ने हैं। यहाँ 3 संबंध पढ़ने हैं। पहला संबंध सममित संबंध, दूसरा स्वतुल्य संबंध और तीसरा संक्रामक संबंध। तो ध्यान दीजिए, पहले हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पता लगाएंगे कोई संबंध रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो ए से ए में कोई संबंध हो, ठीक है, एक संबंध ए से ए में हो या ए से बी में, मान तो कोई संबंध ए से बी में ए रिलेटेड बी इस प्रकार से होगा यदि ए कोई भी अवयव संबंध में है। ध्यान दीजिए,
यदि ए कामा बी रिलेटेड आर हो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो, कि ए कामा बी संबंध में हो, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कोई संबंध स्वतुल्य संबंध कब कहलाता है कि यदि ए का बी से कोई संबंध दिया जाए तो वही संबंध ए का ए से हो जाए। जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध ए का ए से हो जाए, तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? जो संबंध ए का बी से है, ए का बी से है, वही संबंध ए का ए से हो, तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे इसको कैसे लिखेंगे? यदि ए रिलेटेड बी, ए बी से संबंधित है, तो ए रिलेटेड ए, अर्थात जो ए का संबंध बी से है वही ए का संबंध ए से होना चाहिए। ऐसा संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक, उसके बाद में आता है सममित संबंध। स्वतुल्य संबंध के बाद में आता है सममित संबंध। सममित मतलब सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है? सममित संबंध क्या है? नाम से पता चलता है जो ए का संबंध बी से वही बी का संबंध ए से हो जाए, ऐसा संबंध कहलाता है सममित संबंध। जो संबंध ए का बी से हो और वही संबंध बी का ए से हो, बी का ए से हो, तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? यदि ए रिलेटेड बी तो बी रिलेटेड ए। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का वही संबंध ए से होना चाहिए, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? सममित संबंध कहलाएगा। ठीक, अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे स्वतुल्य संबंध क्या है कि एक रेखा L समांतर है M की। दो रेखाएं L और M हैं, वो एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। देखो, एक रेखा L के समांतर है तो रेखा L के भी समांतर होगी। तो जो संबंध L का M से है वही संबंध L का L से भी है। तो ये संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। मतलब समांतर का संबंध कैसा होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे बराबर का संबंध, A बराबर B है तो A बराबर A तो होगा ही। जो संबंध A का B से है वही संबंध A का A से है। जैसे A और B में एक संबंध हमने देख लिया बराबर कि A बराबर है, इसमें A और B के बीच संबंध क्या है? बराबर। इसको जो हम A रिलेशन B लिखेंगे, A रिलेशन B, तो रिलेशन यहाँ पे क्या है? बराबर। A और B के बीच में जो संबंध है वो संबंध क्या है? बराबर वाला संबंध। ठीक, तो अगर A बराबर B है तो क्या A बराबर A होगा? होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं की तो बराबर होती ही है। तो इसका मतलब अगर A रिलेटेड B है तो यहाँ पर A रिलेटेड A भी होगा। अगर A रिलेटेड B है
जो ए का संबंध बी से है वही यहाँ पर ए का संबंध ए से भी है, ठीक। तो ऐसा संबंध क्या होगा? सतुल्य संबंध। अर्थात जो बराबर वाला संबंध होता है वो सतुल्य संबंध होता है, जो समांतर वाला संबंध होता है वो सतुल्य संबंध होता है, ठीक। अब जैसे ऐसे लिखते ए ग्रेटर देन बी, ए और बी के बीच संबंध यहाँ पे क्या है कि ए बी से बड़ा है। तो क्या ए बी से बड़ा है तो क्या ए ग्रेटर देन ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई, ए से बड़ा थोड़ी ना होगा। ए बी से बड़ा, ए और बी के बीच संबंध है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाला संबंध जो है वो सतुल्य संबंध नहीं होगा। सतुल्य संबंध वो संबंध होता है जिसमें यदि ए बी के बीच जो संबंध है वही संबंध ए और ए के बीच भी हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक। अब जैसे लंबवत देखें, एक रेखा ए है, दूसरी रेखा बी है, ए परपेंडिकुलर बी है, ए बी पर लंब है, एक तो क्या ए पर लंब होगा? नहीं होगा। कोई संख्या कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है। तो ए रिलेशन भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ए रिलेशन ए नहीं है, तो ये वाला संबंध भी सतुल्य संबंध नहीं होगा। अब इधर देखिए सममित में अगर देखते हैं तो इसको सममित में अगर चेक करें तो ए लंबवत भी है, ए बी पर लंब है, तो क्या बी ए पर लंब होगा? होगा। देखो इस प्रकार से दो संख्या, ये ए है ये बी है, तो ये बी जो है ए पर लंब है, ठीक। और ऐसे कर दें तो इस पर ये लंब हो जाएगा। देखो इस पर ये लंब है, इस पर ये भी तो लंब है, तो यहाँ पे देखिए लंबवत वाला संबंध सममित संबंध हो जाएगा। ए बी पर लंब है तो बी भी तो ए पर लंब होगा। बराबर वाला संबंध ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा, तो ये भी संबंध सममित संबंध होगा। बराबर वाला संबंध सममित हो गया, समांतर वाला भी संबंध सममित होगा। भाई ए रेखा बी के समांतर है तो बी रेखा भी तो ए के समांतर होगी, और लंबवत वाला संबंध भी सममित संबंध होगा। ए बी पर लंब है तो बी भी ए पर लंब होगा, ठीक। तो ये संबंध देखने, उसके बाद में तीसरा संबंध आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध समझ लीजिए कि संक्रामक संबंध क्या होता है। देखिए अगर हमको ये पता चल जाए कि ए और बी के बीच जो रिलेशन है वही बी और सी के बीच रिलेशन है, तब यदि वही संबंध ए और सी के बीच आ जाए, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है ये समझिए, तो बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? यदि ए रिलेटेड बी हो और बी रिलेटेड सी हो, अर्थात यदि ए बी से संबंधित हो, जो ए और बी के बीच संबंध वही बी और सी के बीच संबंध हो, ऐसा अगर है। यदि जो संबंध ए और बी के बीच हो वही संबंध बी और सी के बीच हो, तब यदि वही संबंध ए और सी के बीच आ जाए तो ऐसा संबंध कहलाता है संक्रामक संबंध। मतलब जो संबंध ए और बी के बीच हो वही संबंध बी और सी के बीच होना चाहिए, तब हम देखेंगे कि क्या वही संबंध ए और सी के बीच है। अगर वही संबंध ए और सी के बीच आ जाता है तो ऐसा संबंध कहलाता है संक्रामक संबंध। जो संबंध ऐसे लिख सकते हो, जो संबंध ए और बी के बीच हो वही संबंध बी और सी के बीच हो। जो संबंध ए और बी के बीच हो वही संबंध बी और सी के बीच हो, तब यदि वही संबंध ए और सी के बीच हो, तो ऐसा संबंध, देखिए जब ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए। जो संबंध ए और बी के बीच और वही संबंध बी और सी के बीच हो, अगर ये दो चीजें हों तब हम देखेंगे क्या वही संबंध ए और सी के बीच है, तो तब
ए और सी के बीच वही संबंध हो तो ऐसा संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। संक्रमक संबंध कहलाता है। मतलब यदि ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, मतलब यदि ए और बी के बीच वही रिलेशन और बी और सी के बीच वही रिलेशन, तो यदि ए रिलेटेड सी हो, यदि ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी हो, तो यदि ए रिलेटेड सी हो जाए तो ऐसा संबंध क्या हो जाएगा? तो संबंध संक्रमक होता है। तो संबंध कैसा होगा? संक्रमक संबंध होगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया ए और बी के बीच संबंध क्या है? ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है। देखो ए और बी के बीच रिलेशन क्या है? ए बी से बड़ा है, ठीक, और यहाँ पे जो रिलेशन ए और बी के बीच है बड़े का, वही रिलेशन बी और सी के बीच है। तो क्या वही रिलेशन ए और सी के बीच होगा? देखो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो क्या ए सी से बड़ा होगा? होगा। भाई देखिए ए बी से बड़ा है, मानिए ए 8 है बी 6, तो यहाँ पे बी अगर 6 है तो सी और 4 होना चाहिए। बी अगर सी से बड़ा है तो ए 8 है सी 4 है, तो ये तो सी से बड़ा हो गई, ठीक। अगर ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो तो ये कंफर्म है कि ए ग्रेटर देन सी होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये संबंध ग्रेटर देन वाला संबंध क्या है? तो कैसा संबंध है? संक्रमक संबंध। बड़ा वाला संबंध क्या है? संक्रमक संबंध, ठीक। छोटा वाला देखें, अगर ए लेस देन बी हो, बी लेस देन सी हो, तो ए लेस देन सी होगा। भाई ए बी से छोटा हो, बी सी से छोटा हो, तो ए क्या होगा? सी से छोटा होगा, ठीक। तो ऐसा संबंध क्या है? ऐसा संबंध संक्रमक संबंध। अगर बराबर देख लें, ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो क्या ए बराबर सी होगा? ए बराबर बी और बी बराबर सी हो तो क्या ए बराबर सी होगा? होगा। तो ऐसा बराबर वाला संबंध भी क्या होगा? संक्रमक संबंध होगा, ठीक। तो ये संबंध क्या होंगे? संक्रमक संबंध। अब इसके बाद में आता है तुल्यता संबंध। पहला संबंध क्या पढ़ा? सतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध और तीसरा संक्रमक संबंध। अब इसके बाद में आता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या होता है? तो ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रमक हो तो कहलाता है तुल्यता संबंध। जो संबंध तीनों होते हैं वो संबंध कैसा कहलाएगा? तुल्यता संबंध। वह संबंध जो सममित कामा स्वतुल्य कामा संक्रमक होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध जो सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों होता है वो क्या संबंध कहलाता है? तुल्यता संबंध। तो अगर हमें कोई संबंध तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो उससे पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि ये संबंध सम्मित है, ये संबंध स्वतुल्य है और ये संबंध संक्रमक है। अगर कोई संबंध, ये तीनों संबंध आ जाता है तो ऐसा संबंध क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध। अब देखिए, पहले हम ये जानेंगे कैसे कि कोई संबंध दिया गया है तो संबंध स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रमक है, ये कैसे जानेंगे, ठीक। तो और उसके बाद में ये भी देखेंगे कि सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी
और सतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी? सम्मित संबंधों की संख्या और सतुल्य संबंधों की संख्या, सबसे बड़ा सम्मित संबंध और सबसे छोटा सम्मित संबंध, सबसे बड़ा सतुल्य संबंध, सबसे छोटा सतुल्य संबंध। देख लीजिए, मान लिया कोई सेट ए दिया गया, ए कामा बी कामा सी, और ए से ए में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस ए इस प्रकार से आएगा, ए कामा ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, सी कामा ए, सी कामा बी, सी कामा ए, सी कामा बी, सी कामा, ये आ जाएगा ए क्रॉस। इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 3 9 अवयव ए क्रॉस में। ठीक, अगर इसका हम कंपोजिशन टेबल देखें, देखो ए बी सी यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ए बी सी लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसकी से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ए कामा ए होगा, यहाँ से आएगा ए कामा बी, और ये हो जाएगा ए कामा सी। इसमें आएगा ये बी कामा ए, ये आएगा यहाँ से बी कामा बी, ये हो जाएगा बी कामा सी। यहाँ पे आएगा सी कामा ए, सी कामा बी और सी कामा सी। अब इसमें जितने भी हम सबसेट लेंगे, अब देखें कि वो सबसेट सतुल्य संबंध, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो संबंध सतुल्य है कि नहीं, संबंध सतुल्य है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें बहुत से रिलेशन देखें। जैसे एक रिलेशन में R1 लिखा है, R1 रिलेशन में लिखा